हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आरएस प्री 2023 है, उसके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर रही है। तो हमारा आज का जो टेस्ट रहने वाला है वो 47वां टेस्ट है। इससे पहले हम 46 टेस्ट है को कर चुके हैं और इस टेस्ट सीरीज में हम इसके पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। जो हमने 46 टेस्ट कर लिए हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि हमने 1350 प्लस क्वेश्चंस है वो कवर कर लिए हैं। ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इससे हमने कुछ नए फैक्ट भी जाने हैं, कुछ नए टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोट डाउन भी किए हैं ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए और उन्हें हम बार बार रिकॉल कर सकें। तो आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी जो तैयारी है वो तो कंटिन्यू हो ही रही है, साथ में आपका रिविजन भी है वो बेहतर ढंग से हो पा रहा है। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के जो टेस्ट सीरीज है हमारा 47 नंबर आपका जो टेस्ट रहने वाला है उसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक रहने वाला है साइंस एंड टेक और इसके साथ कुछ है वो करंट के क्वेश्चंस भी आज हमें कवर करेंगे। आज का जो क्वेश्चंस है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनमें हमें नए फैक्ट मिलेंगे तो उन्हें हमें नोट डाउन करना है ताकि हम आगे हैं इनका रिवीजन कर पाएँ। आज के टेस्ट की अगर पीडीएफ की बात करें तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाई जाएगी हर रोज़ की तरह। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। आपके लिए नई अपडेट यही है कि आपका जो आरएस प्री का जो प्री है आपका एग्ज़ाम है वो 1 अक्टूबर को प्रस्तावित कर दिया गया है। ये जो अपडेट है वो मैंने आपको उसी दिन दे दी थी जिस दिन है आपकी ये न्यूज़ है वो आई थी। तो इसीलिए आप है वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले क्योंकि उस पे है जो करंट में जो भी अपडेट आती है वो मैं हाथों हाथ वहीं पर आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो सबसे पहले कोई भी अपडेट हो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। तो आपके देख लीजिए आपका 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है तो आपके पास है वो लमसम मान के चलिए कि 50 से 55 दिन है। अच्छे से इसको रिवाइज करिए, अच्छे से अपना है वो टॉपिक तैयार करना है ताकि जो हमारा टारगेट है 100 प्लस मार्क्स का वो अच्छे से हमें कवर कर पाए। चलिए आज का जो टेस्ट है स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्ड ब्लड ग्रुप दुर्लभतम पाया जाने वाला रक्त समूह है। गोल्ड ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता इसलिए यह सर्वदाता होता है। केशिकाएं सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो धमनी व सिरा को आपस में जोड़ती हैं। लसिका रंगहीन द्रव है जिसमें केवल आरबीसी उपस्थित होता है। इसमें से जो सही कथन है वो हमें छांटने हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कथन की, गोल्ड ब्लड ग्रुप है वो दुर्लभतम पाया जाने वाला रक्त समूह है, बिल्कुल सही है। जो गोल्ड ब्लड ग्रुप है ये आपको मान के चलिए दुनिया में लगभग है वो 43 लोगों में ही पाया जाता है, यानी बहुत ही रेयर चांस में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। जो गोल्ड ब्लड ग्रुप है इनको कोई भी है वो एंटीजन नहीं पाया जाता इसलिए यह सर्वदाता होता है, यानी सभी को दिया जा सकता है। तो आपके कथन ए और कथन बी दोनों की दोनों सही है। अगले अगर हम कथन सी की बात करें तो इसमें जो केशिकाएं होती है वो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो विभाजित होकर विभिन्न अंगों में प्रवेश करती है तथा जो धमनी व सिरा होती है उसको आपस में जोड़ती है। तो आपका जो सी है वो भी सही होगा। इसमें दिया हुआ है कि सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और धमनी व सिरा को आपस में जोड़ती हैं। लसिका है वो रंगहीन द्रव है जिसमें केवल आरबीसी उपस्थित होती है। तो इसमें है ये गलत दिया हुआ है, आरबीसी नहीं, इसमें क्या डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है। तो आप लसिका के बारे में याद रखेंगे कि लसिका है वो रंगहीन द्रव है और इसमें जो CO2 की मात्रा है, CO2 की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, और जो पोषक पदार्थ होते हैं वो अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। तो आप याद रखना लसिका में CO2 की मात्रा तो अपेक्षाकृत अधिक होती है और जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा है वो कम होती है, और लसिका में केवल है वो WBC उपस्थित होता है। तो आपका जो डी है वो असत्य कथन है, बाकी तीनों सत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, केवल A, B, C सत्य है। आगे बढ़िए अपना अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इस साइड है वो आपके रोग दिए हुए हैं और इस साइड है वो रोग वाहक दिए हुए हैं।
सबसे पहले की बात करें मलेरिया, तो मलेरिया है वो किससे होता है? मलेरिया रोग है वो रोग वाहक होती है इसकी मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इसमें कहाँ दिया गया? इसमें दिया गया थर्ड में, तो आपके ए में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। और हम सभी को पता है कि जो मलेरिया होते हैं उसके उपचार में क्या किया जाता है? उपचार में आपको कुनेन सल्फेट है वो यूज में लिया जाता है। और ये जो है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? जो सिनकोना वृक्ष होता है वहाँ से, उसके छाल से प्राप्त की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है सिनकोना वृक्ष के बारे में। तो ए में आपका थर्ड आ जाएगा, ए में थर्ड आ जाएगा। लिस्मानियासिस काला अंजार है, ये रेत मक्खी से होता है। तो आपका बी में क्या आ जाएगा? बी में आ जाएगा आपका फर्स्ट। ट्रिपोनोमियसिस है यानी निद्रा रोग है, ये आपका किससे होता है? ये आपको होता है सीसी मक्खी से। तो सी में आपका आ जाएगा फोर्थ। फाइलेरिया बोल दे, हाथी पाँव बोल दे, फील पाँव बोल दे, तो ये किससे होता है? एडीज वैक्यूलेक्स मच्छर से होता है। तो ये अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? डी में आपका आ जाएगा 2। डी में क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। जो आपके मलेरिया, लिस्मानियासिस का जिसे काला अंजार रोग कहते हैं, ट्रिपोनोसोमियासिस निद्रा रोग बोलते हैं, ये तीनों के तीनों है ये प्रोटोजोआ जनित है। ये क्या है? प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ जनित है। और अगर हम इसके फाइलेरिया की बात करें, फील पाँव की बात करें, तो ये आपका किससे है? ये कर्मी रोग है, कवक जनित रोग है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ये नीचे कूट दिया हुआ होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ये प्रिंट जो टाइपिंग प्रिंट की है उसके अंदर है ये मिस्टेक हुआ है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीसी के विकास हेतु विटामिन B5 तथा विटामिन सी आवश्यक है। आरबीसी के विकास हेतु थायरोक्सिन हार्मोन आवश्यक होता है। रक्त कणिकाओं का लगभग 99% WBC होता है और शेष 1% भाग है वो आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सही है? इस क्वेश्चन के वो आपके नीचे है वो यहाँ पे दे रखे थे, जो कि अगले वाले क्वेश्चंस के हैं। अगर इसमें हम बात करें तो आरबीसी यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके विकास हेतु विटामिन B6 और विटामिन B12 होते हैं वो आवश्यक होते हैं, जो कि आपके जो आपका कथन ए है वो गलत हो जाएगा। आरबीसी के विकास के लिए B6 व B12 ये दोनों विटामिन है वो आवश्यक होते हैं। अब आपके विटामिन B6 है, इसका अगर रासायनिक नाम आपसे पूछ ले कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। इंपॉर्टेंट है, जो विटामिन होते हैं उनके सभी को आपको इनके रासायनिक नाम भी आपको याद होने चाहिए। B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो आपके B12 होते हैं इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि या तो ऐसे पूछ लेते हैं कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि विटामिन B12 में है वो कौन सी धातु पाई जाती है। आगे बात करें जो आरबीसी होती है, आरबीसी के विकास के लिए और आरबीसी के विकास हेतु कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? थायरोक्सिन हार्मोन है वो आवश्यक होता है। तो कथन बी आपका है वो सही दिया गया है। आगे बात करें रक्त कणिकाओं का लगभग 99% भाग है वो WBC नहीं होता, वो क्या होता है? आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी होता है। शेष 1% भाग है वो WBC वह प्लेटलेट से होते हैं। तो कथन सी भी आपका गलत दिया हुआ है। इसमें से हमें क्या देखना था? कथन सही कौन सा है? तो कथन सी है वो केवल बी है, तो नीचे जो आपका केवल बी वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि एनीमिया रोग है वो कब होता है, तो रक्त यानी ब्लड है उसमें लोहे की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। तो एनीमिया भी इसका नाम होता है। इसको रक्त अलाप्तता भी बोलते हैं, रक्त क्षीणता भी बोलते हैं, अरक्तता भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक ही होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ग्लूकोज को शर्करा, यूनिवर्सल शर्करा या फिर अंगूर शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा व शहद शर्करा भी कहा जाता है।
ग्लैक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा व तंत्रिका शर्करा भी कहा जाता है और सुक्रोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन है फोर्थ। क्यों? क्योंकि सुक्रोज है इसे इक्सु शर्करा है, ये कौन सी है, इक्सु शर्करा है, इसे टेबल शुगर के रूप में जाना जाता है और ये एक क्या होती है, डाइसेकेराइड होती है, ये एक डाइसेकेराइड होती है जो कि ग्लूकोज व फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। तो सुक्रोज है वो किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनती है सुक्रोज, जो कि एक डाइसेकेराइड है। और लैक्टोज होती है वो होती है दूध शर्करा। दूध शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज। तो लैक्टोज है वो दुग्ध शर्करा होती है और दूध में लैक्टोज के उपस्थित होने के कारण ही इसे लैक्टोज है उसे क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा बोलते हैं। तो एक चीज याद रखना, कहीं भी अगर लैक्ट नाम दिख जाए, लैक्टोज या फिर लैक्टिक अम्ल जैसे होता है, इसमें लैक्टोज आ गया तो लैक्ट आ गया, लैक्टिक अम्ल भी होता है एक, उसमें लैक्ट आ गया, तो कहाँ पर भी लैक्ट अगर आपको दिखे तो उसका आप याद रखना कि वो या तो दूध से या फिर दही से, दूध या दही इनसे इसका संबंध होगा। तो आपको ये लैक्टोज या लैक्टिक अम्ल है, जैसे आपके दूध से दही बनता है तो उसके दौरान कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, तो वो किससे हो गया, वो दूध से दही बने, यानी दूध या दही से रिलेटेड हो गया। तो आपको ये थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी कि लैक्टोज है वो किससे संबंधित होती है, दूध या दही से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ आ जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है वो दूध से दही बनने के दौरान बनता है। ये देखिए आगे ये क्वेश्चन आ गया, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एस्कोर्बिक अम्ल। मैंने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी दूध और दही का जिक्र आए तो वहाँ पे आप लैक्ट देख लेना, लैक्ट आ गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल कौन सा होता है, ये होता है CH3COOH। इसका जो यूज है वो कहाँ पे किया जाता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे सिरका निर्माण हो गया, सिरका का निर्माण, इसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका एसीटोन बनाने में यूज किया जाता है, एसीटोन में। तो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके प्रसंस्करण में इसका यूज है वो किया जाता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगला साइट्रिक अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल कौन सा होता है, C6H8O7, ये कौन सा होता है, सीट्रिक अम्ल होता है, सीट्रिक या साइट्रिक। इसका यूज, इसका भी खाद्य पदार्थ हो गए, दवाएं हो गई, कोई धातु साफ करने हो गई, धातुओं को साफ करने में या फिर कपड़ा उद्योग हो गया, इनमें भी किसका यूज किया जाता है, साइट्रिक अम्ल का। अगला अगर एस्कोर्बिक अम्ल की बात करें तो ये है, ये किस में पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है, इसलिए विटामिन सी है, इसका नाम भी एस्कोर्बिक अम्ल से जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है थर्ड होगा। बाकी के मैंने तीनों चारों आपको एक बार समझा दिए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ से बना होता है, नाइक्रोम, मैग्नीज, टंगस्टन और एक कॉन्स्टेंटन। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है, तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन होता है इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों के दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लेना कि हीटर में जो प्रयुक्त तार होता है वो किसका बना होता है, हीटर में प्रयुक्त तार है तो वो याद रखना वो नाइक्रोम का बना होता है, वो किसका, नाइक्रोम का बना होता है। क्यों? क्योंकि उसका भी प्रतिरोध व गलनांक है वो ज़्यादा होता है। ये जो नाइक्रोम होती है, नाइक्रोम है ये आपके निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, निकल और क्रोमियम। तो ये चीज़ें कई बार है वो पूछ ली जाती है, जैसे मिश्र धातु में आपसे पूछी जाती है ना, वन लाइनर जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, उनमें कई बार ये पूछ ली जाती है। तो आप याद रखना कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है और हीटर में जो तार बने होते हैं वो नाइक्रोम से, निकल और क्रोमियम नाइक्रोन से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रतिरोध और गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, दहन की प्रक्रिया है क्या है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऊष्मा ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दहन की प्रक्रिया है यानी जलना,
तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाए। किस प्रकार, अब आप देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है, लाइट होती है, तो इसमें लाइट का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। उष्मा ऊर्जा यानी पहले तो हमें कोई उष्मा है वो प्राप्ति नहीं हुई, और रासायनिक ऊर्जा, तो इसके क्या होगा कि रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये क्या हो गया, जो पदार्थों के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके कारण जो ऊर्जा आती है उसे ही बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो पहले कोई चीज होगी वो जलेगी तो वो क्या, उष्मा, गर्मी प्राप्त करेगी, उष्मा देगी, तो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब जैसे सेल होती है या फिर कोई बैटरी होती है, उसका जब निरावेशन किया जाता है यानी उसे बिना आवेश के उसे देखा जाता है, तो वो क्या होती है, वो रासायनिक ऊर्जा का है, वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। और जब क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन है वो दहन की प्रक्रिया कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका चक्र की सबसे लंबी जो प्रावस्था होती है वो जीवन अवस्था होती है। कोशिका विभाजन की अवस्था का सही क्रम जीवन अवस्था, एस अवस्था, एम अवस्था और G2 अवस्था है। समसूत्री विभाजन में विभाजन अवस्था को 4 उप अवस्थाओं में बांटा जाता है। प्रोफेज अवस्था में कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन के रेशे संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप लेते हैं। इसमें से जो सही कथन है वो हमें चुनना है। इसमें फर्स्ट कथन की बात करें कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था है वो जीवन अवस्था होती है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें होता क्या है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है तथा आरएनए, प्रोटीन और जो एंजाइम होते हैं इनका संश्लेषण होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था जीवन अवस्था होती है। इस अवस्था में है वो एटीपी का निर्माण होता है, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम होते हैं उनका संश्लेषण होता है। जो कोशिका विभाजन की अवस्था का जो सही क्रम है वो होता है जीवन अवस्था। जीवन अवस्था कौन सी होती है, पोस्ट मायोटिक अवस्था। कौन सी, पोस्ट माइटोटिक अवस्था, ये होती है जीवन अवस्था। फिर उसके बाद आती है एस अवस्था। एस अवस्था होती है संश्लेषण अवस्था। एस अवस्था होती है संश्लेषण अवस्था। उसके बाद जो तीसरी होती है वो होती है G2 अवस्था। G2 अवस्था, और G2 अवस्था कौन सी होती है, ये होती है प्री मायोटिक। ये जो आप पोस्ट मायोटिक थी ये होती है प्री मायोटोटिक, ठीक है, G2 अवस्था होती है। उसके बाद आती है फिर अम अवस्था यानी विभाजन की अवस्था। तो जो आपका जो कथन बी दे रखा है वो असत्य है, क्योंकि इसमें जो क्रम है थोड़ा सा गड़बड़ा कर दे दिया। जीवन अवस्था, फिर एस अवस्था, फिर G2 और फिर एम अवस्था, लास्ट है विभाजन अवस्था। अगला कथन है समसूत्री विभाजन में विभाजन अवस्था को 4 उप अवस्थाओं में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। 4 कौन कौन सी होती है, पहली अवस्था होती है प्रोफेज, दूसरी आपकी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है आपकी एनाफेज और चौथी अवस्था होती है टीलोफेज। तो इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना, अगर आपसे कहीं पूछ भी ले तो आप इसका राइट आंसर कर पाओ। कोशिका विभाजन होती है, कोशिका विभाजन के जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन के रेशे संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और याद रखना, जो प्रोफेज अवस्था होती है इसमें जो केंद्रक और झिल्ली होते हैं, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ये गायब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे है वो स्पिंडल का निर्माण है वो लगभग पूरा सा हो जाता है। तो इसमें हमारा कथन सी और डी है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको है वो कमेंट के माध्यम से ही मैं आपका रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अगली क्लास में आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप कुछ भी अगर आपको समझना है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रियो फर्स्ट सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन जैव विविधता संबंधित प्रथम सम्मेलन था। वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के कारण जीवों की विभिन्न प्रजातियां प्रभावित हुई हैं।
विभिन्न प्रकार की जैव उपचारित फसलों के प्रयोग से भी जैव विविधता है वो नष्ट हो रही है। तो इसमें ये तीनों के तीनों कथन है बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। अगर रियो फर्स्ट सम्मेलन की बात करें तो ये क्या था, पृथ्वी सम्मेलन था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो कहाँ पे है, ये है ब्राजील में, ब्राजील में। और जो रियो फर्स्ट सम्मेलन है वो जैव विविधता संबंधित प्रथम सम्मेलन था। वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के कारण है वो जीवों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं, और जो विभिन्न प्रकार की जो उपचारित फसलें होती हैं उसके प्रयोग से भी जैव विविधता है वो नष्ट हो रही है। तो आपके तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, लैंडफिल विधि किस प्रकार के प्रदूषकों के निस्तारण हेतु अपनाई जाती है? जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अगर निर्माण को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके निर्माण में भारी धातुओं का यूज किया जाता है, भारी धातुओं का यूज किया जाता है। और जब इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ये जब इनके अगर माने कि इनकी जीवन अवधि होती है वो समाप्त हो जाती है, यानी ये खराब हो जाते हैं, तो इनका जो निस्तारण किया जाता है उसमें जो विधि अपनाई जाती है वो होती है लैंडफिल विधि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है उनके निस्तारण में लैंडफिल विधि है वो अपनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए वाहनों के एग्जॉस्ट पाइप यानी धुआं निकालने वाला पाइप में उत्प्रेरकीय परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो तो आगे देखेंगे, लेकिन जो कथन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही दिया गया है। जो वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए जो वाहनों में जो आपके एग्जॉस्ट पाइप होते हैं यानी जहाँ से धुआं निकलता है तो उसमें है वो उत्प्रेरकीय परिवर्तक है उसका यूज किया जाता है। और इसका निर्माण है जो ये आपके उत्प्रेरकीय परिवर्तक होते हैं इनका निर्माण किससे किया जाता है, इनका प्लेटिनियम आपके सोना जिसको Au से दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो धातुएं होती है जैसे प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, इनसे है वो निर्माण किसका किया जाता है, उत्प्रेरकीय परिवर्तक का। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो ये जो धातुएं होती हैं तो ये क्या करती है, ये जो कन्वर्टर का काम करती है यानी परिवर्तक का काम करती है। तो ये जो अपूर्ण दहन वाली गैसें होती हैं, अपूर्ण दहन वाली गैसें होती है उनका क्या करती है, ऑक्सीडेशन कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। तो इससे जो कम हानिकारक गैसें हैं उनका निर्माण हो जाता है, वो जो गैसें होती है वो कम हानिकारक गैसों में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका जो कथन एक है वो सही है। कथन दो की बात करें कि गोबर गैस संयंत्र तथा धान चावल के खेतों से क्रमशः प्रोपेन व ब्यूटेन गैस उत्सर्जित होती है। तो जो चावल के खेत होते हैं वहां से ब्यूटेन गैस है वो उत्पन्न नहीं होती, उससे उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है। उससे कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। तो आपका जो गलत कथन है वो ऑप्शन है 2 है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि हमसे क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है। बाकी के भी और देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। सही बात है। जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं SO2, जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो जलवाष्प से मिलकर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। तो ये अम्ल है वो अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक हो जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। आगे बात करें कागज, कपड़ा, सही रबर, पारा क्रमशः जैव निम्नीकरण व जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक के उदाहरण है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कागज हो गया, कपड़ा हो गया, रबड़ हो गए, पारा हो गए, ये जैव निम्नीकरण व जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक के उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विभाग का प्रमुख कार्य राज्य में आर्थिक विकास करना है। इस विभाग का मुख्यालय जयपुर में है। इस विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय वो जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर व बीकानेर से संचालित किए जाते हैं। कौन सा कथन है वो सही दिया गया है। इसमें जो कथन दिए गए हैं तीनों के तीनों सही है कि जो राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है
वो है वो विभाग का प्रमुख कार्य राज्य में आर्थिक विकास करना है। सही बात है। ये आर्थिक विकास कैसे होगा? विज्ञान ने जो प्रौद्योगिकी है उसकी सहायता से सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। कोई भी जो पिछड़े वर्ग होते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो उनके संदर्भ में इसका विकास करना इसका सही कार्य है। इसका विभाग जयपुर में बिल्कुल सही है। इसके क्षेत्रीय कार्य वो जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर में है। तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। LI और FI यानी लाइफ आई नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सूचनाओं का संप्रेषण प्रकाश तरंगों का प्रयोग करके किया जाता है। इस तकनीक का विकास है वो IEEE 802.11 मानक के आधार पर किया जाता है। इस तकनीक में सूचनाओं का संप्रेषण 1 Gbps से 624 Gbps की गति से होता है। सही कथन है वो हमें बताना है। इसमें अगर सही कथनों की बात करें तो आपका जो ऑप्शन कथन A और B है ये दोनों की दोनों सही है और C गलत दिया गया है। क्या दिया है गलत ये मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। केवल A व B कथन है वो सही दिए गए हैं। अब हम लाइफ आई की बात करें यानी आपकी लाइट फेडिलिटी इस तकनीक का उपयोग है वो किस में किया जाता है? जो ICT उपकरण होते हैं उनको इंटरनेट से जोड़ने के लिए है इसका यूज किया जाता है। और जो ये फिर होता क्या है, इससे जो ICT उपकरण होते हैं इनके बीच में जो सूचनाओं का है वो आदान प्रदान होता है, इसलिए इसका लाइट फिडेलिटी का यूज है वो किया जाता है। अगर इसमें देखें कि सूचनाओं का जो संप्रेषण होता है वो प्रकाश तरंगों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। रेडियो तरंगों की बजाय है इसमें प्रकाश तरंगों का यूज है वो किया जाता है। अब ये देखिए कि जो प्रकाश तरंगे हैं यानी लाइट वेव्स है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं या फिर उसका क्या स्रोत है? तो वो उसको है वो LED से प्राप्त करते हैं। कई बार ये पूछा जाता है ना LED की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, तो इससे है वो प्रकाश तरंगों को का स्रोत के रूप में LED को लिया जाता है। अगला इसके बारे में देखें तो इस तकनीक का विकास है वो मानक के आधार पर किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसी मानक के आधार पर किया जाता है। अगर हम बात करें कि लाइफ आई की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो लाइफ आई की रेंज होती है वो 10 मीटर तक होती है। अगर आपसे पूछ ले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कर लेना। लाइफ आई की जो रेंज होती है वो 10 मीटर तक होती है। इसमें जो सूचनाओं का संप्रेषण होता है वो 1 Gbps से आपका 224 Gbps स्पीड होता है। तो आप ये याद रखना 624 नहीं होता, 224 होता है। तो आपका कथन सी है वो गलत दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। विभिन्न क्षेत्रों में DRDO की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DRDO द्वारा व्यक्ति के संज्ञान इंटेलिजेंस को मापने की विधि का विकास किया गया, आपका बिल्कुल सही है। DRDO द्वारा नोमेक्स वस्त्रों का विकास किया गया। जो ये नोमेक्स क्लॉथ होते हैं वो कौन से होते हैं? ये ताप व आग प्रतिरोधी होते हैं। ताप व आग प्रतिरोधी होते हैं। तो इनका जो यूज है, जो भारतीय सेना के जो जवान होते हैं, लड़ाकू विमान पायलट होते हैं, लड़ाकू वाइनो जो विमान होते हैं उनके जो पायलट होते हैं उनके लिए किया गया था इनका यूज, ताकि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। DRDO द्वारा डाईथाइल फिनाइल एसिटामाइड नामक स्प्रे का विकास है वो किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसे डेपा स्प्रे भी बोलते हैं। तो इसका यूज भी डाईथाइल फिनाइल एसिमाइड का है वो प्रयोग किया गया था। क्यों? इसमें जो कीट होते हैं उन कीटों को, जैसे सांप को, बिच्छू को इनको यानी जहरीले जीव जंतु होते हैं उनको भगाने के लिए, ताकि जो सैनिक होते थे उनकी सुरक्षा की जाए। तो सैनिकों की सुरक्षा की जाए इसके लिए है वो इस स्प्रे का है वो इन्होंने विकास किया था। तो तीनों कथन सही है। चौथे कथन की बात करें कि कोविड-19 के समय इसके उपचार हेतु DRDO द्वारा निर्मित दवाई थी कौन सी? D2G यानी 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। तो ये भी सही है। ये किसी पाउडर के रूप में थी जो कि कोरोना मरीज थे उनके लिए काफ़ी उपयोगी थी, क्योंकि ये है वो ऑक्सीजन की निर्भरता को कम कर रही थी। तो ये भी उस टाइम की अच्छी इन्होंने बनाई थी। तो आपके चारों के चारों कथन है A, B, C और D बिल्कुल सही दे रखी है। ये DRDO की उपलब्धियां थी जो आपको याद रखनी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फोर्थ, उपरोक्त सभी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन।
सूची फर्स्ट में अंतःस्रावी ग्रंथियां दे रखी है और सूची सेकंड में स्रावित हार्मोन दे रखे हैं, यानी इनके सामने। तो हमें इनका मिलान करना है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन से हार्मोन है वो रिलीज करती है। सबसे पहले बात करें हम जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। तो ए में आपका 2 आ जाएगा। ए में 2 आपका सी और डी में है, तो बी और ए तो आपके होंगे नहीं। पीयूष ग्रंथि की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि है वृद्धि हार्मोन, यानी बी में 3 आएगा, दोनों में है। अग्नाशय ग्रंथि है वो आपकी इंसुलिन, सी में फर्स्ट आएगा, तो सी में फर्स्ट है तो आपका सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिवक ग्रंथि है वो कार्टिसोन, तो डी में फोर्थ आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। इस प्रकार आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके भी अपना राइट आंसर है वो चुन सकते हैं। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट में भारतीय वन्य प्राणी जातियां दी हुई, सूची 2 में है उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इससे हमें इनका मिलान करना है। सबसे पहले बात करें एशियाई जंगली गधा, तो एशियाई जंगली गधा होता है उसका जो नाम है वैज्ञानिक नाम वो है इक्कस हेमिओनस। ए में थर्ड आएगा, ए में थर्ड है आपके ऑप्शन बी में ही दिया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। बारहसिया की बात करें तो बारहसिया का जो रासायनिक नाम होता है वह सर्वस दुआउसेली। चिंकारा की बात करें तो चिंकारा का होता है बेसुलास टेग्रोकेमलस, और नीलगाय की बात करें तो गजेला। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? जल बजट अपनाने वाला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल है वो पहला राज्य जिसने जल बजट है अपनाने वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। इसरो द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को निम्नलिखित में से किस यान के जरिए है वो प्रेक्षित किया गया? PSLV-C11, GSLV-M थर्ड, LV-M थर्ड और SLV थर्ड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। PSLV-C11 के द्वारा है वो चंद्रयान फर्स्ट को है वो प्रेक्षित किया गया। कहाँ से? सतीश धवन केंद्र, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। और आपको क्या याद रखना है, चंद्रयान फर्स्ट है ये एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी इसमें सिर्फ है वो ऑर्बिटर को ही भेजा गया था, ऑर्बिटर मिशन था। अब इससे हमारा संपर्क वो टूट चुका है। इसने क्या सफलता थी कि इससे हमें जल की उपलब्धता की पता चला, जल की उपलब्धता इसका हमें पता चला था, तो हमारा ये सफल मिशन था। इसके बारे में आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि इसको है वो लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। किससे? रॉकेट आपका PSLV-C11 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि इस समय है वो इसरो के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप याद रखना उस समय है वो जी माधवन नायर है आपके इसरो के अध्यक्ष थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चंद्रयान फर्स्ट की बात करिए तो हम चंद्रयान 2 और थर्ड की भी बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान अगर 2 की बात करें, चंद्रयान 2 के, तो इसे किस रॉकेट से भेजा गया था? GSLV मार्क थर्ड रॉकेट से भेजा गया था। कब भेजा गया था? लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि इसका है वो बजट यानी खर्च, इसका खर्च है वो कितना था, लागत कितनी थी, तो 978 करोड़, और कई जगह इसको 960 करोड़ भी बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके जो दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था, लेकिन उससे सॉफ्ट लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले ही ये क्रैश हो गया था, स्पीड बढ़ने से क्रैश हो गया। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी। लेकिन अगर आपसे पूछा भी जाए तो 2 किलोमीटर पहले इसके डायरेक्टर आपसे पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके डायरेक्टर आपसे पूछ ले तो आप याद रखना M वनिता। चंद्रयान 2 की डायरेक्टर M वनिता। और आपसे इससे क्या पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 2 था, इसका वजन कितना था? तो 3850 किलोग्राम, 3850 किलोग्राम। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपसे पूछा जा सकता है जो चंद्रयान 2 था इसमें ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर। इसके साथ साथ ही इसमें आपका एक रोवर था, और एक आपका इसके साथ क्या था? रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर।
लैंडर था। लैंडर का नाम है वो विक्रम था, रोवर का नाम है वो प्रज्ञान था। और प्रज्ञान का अर्थ क्या होता है? विजडम। प्रज्ञान का अर्थ होता है विजडम। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। मैंने एक बार फिर आपको है वो चंद्रयान 2 है वो अच्छे से रिकॉल करवा दिया। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें, चंद्रयान है वो 3 की बात करें, अब आपके चंद्रयान मिशन चाहे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और थर्ड कोई सा भी हो, कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी इस पे है वो आपके सारे जो चंद्रयान मिशन तीनों के तीनों पे है, काफी सारे अच्छे क्वेश्चन ला के भी मैंने आपकी क्लास ली थी, ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन है आपका एक भी गलत ना हो। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की बात करें, तो चंद्रयान 3 है, इसमें एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं गया, इसमें है वो ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। क्यों? कि ऑर्बिटर है वो पहले वाला ही यूज में ले रहे थे। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें 3 मॉड्यूल भेजे गए हैं, 3 मॉड्यूल है। 3 कौन से हैं? फर्स्ट है वो है आपका प्रणोदक मॉड्यूल। ये किस लिए यूज में आएगा? जो नेविगेशन में है, नेविगेशन में ये मदद करेगा, नेविगेशन में मदद करेगा। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा है रोवर, मॉड्यूल। इसमें है सोलर पैनल है वो थोड़े बड़े रखे गए हैं आपके, सोलर पैनल आपके जो चंद्रयान 2 था उसके अपेक्षा में है, इसमें सोलर पैनल है वो बड़े रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि जहां पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे सूर्य किरण है वो बहुत कम होती है, यानी 15 से 14 दिन ही वहां पे रहते हैं। आप एक क्वेश्चन आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि एक लूनर दिवस, एक है वो लूनर दिवस है वो कितने आम दिवस होते हैं उनके बराबर होता है, यानी पृथ्वी दिवस के कितने बराबर होता है? 14 दिन के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछ ले, किसी भी एग्जाम में वन लाइनर एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है कि एक लूनर दिवस है वो 14 पृथ्वी दिवस होते हैं उसके बराबर होते हैं। आप ये भी याद रखना। और जो चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे तापमान है वो रहता है आपका 230 डिग्री के आसपास, 230 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और इसमें क्या है? इसमें है जो फ्यूल है वो ज़्यादा रखा गया है, सोलर पैनल है वो बड़े रखे गए हैं, फ्यूल है वो भी आपका है वो ज़्यादा दिया गया है। क्यों? बाई चांस है कोई लैंडिंग पॉइंट चेंज करना पड़ जाए तो उस वजह से है इसमें है वो फ्यूल है वो ज़्यादा रखा गया है। इसमें अपडेट सॉफ्टवेयर रखे गए हैं ताकि वो स्पीड को कंट्रोल कर सकें, स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकें, आराम से आसानी से वो सॉफ्ट लैंडिंग है वो करवा सकें। लैंडर है उसको भी है मजबूत रखा गया है, यानी उसके मजबूत कदम होंगे तो आसान से है वो लैंड कर पाएगा। इसका जो लैंडिंग एरिया है उसको भी बढ़ाया गया है, लैंडिंग एरिया है वो बढ़ाया गया है ताकि वो आसानी से वहाँ पे लैंड कर सके। और जो आपका चंद्रयान 3 है उसके बारे में आप याद रख सकते हो कि उसका वजन है वो है 3900 किलोग्राम। इसका जो आपका रॉकेट है, रॉकेट कौन सा है? LVM-3M4, जिसे क्या बोला गया? बाहुबली रॉकेट बोला गया। अगर इसका आपको वजन पूछ ले तो इसका वजन है 642 टन, इसका वजन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और इसके बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसमें ना 4 भाग थे, 4 भाग, यानी आपका जो फर्स्ट था, फर्स्ट S-200 नाम के 2 रॉकेट थे जिनको बूस्टर रॉकेट बोला जाता है, जिसमें ठोस ईंधन था। उसके बाद है आपका L-110 यानी विकास इंजन का यूज किया गया है, विकास इंजन का यूज किया गया। इसमें जो आपका है फ्यूल था वो लिक्विड अवस्था में था। उसके बाद तीसरा आपका क्या यूज किया गया? C-25 यानी हाई थ्रस्ट वाला, जो इसमें है वो क्या था? इसमें लिक्विड अवस्था में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, तो इसका यूज किया गया है, यानी क्रायोजेनिक इंजन। और फिर उसके बाद चौथा आपका फिर चंद्रयान 3 था ही, उसमें चंद्रयान 3 में आपके लैंडर और रोवर थे। तो ये मैं मोटा मोटी आपको अच्छे से है वो तीनों के तीनों आपको चंद्रयान मिशन अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो ही गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में व्यापक दूरसंचार विकास योजना CDDP को कहाँ के लिए शुरू किया गया? मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी और पूर्वोत्तर व द्वीप क्षेत्रों के लिए, और केवल बड़े महानगरों के लिए। तो जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन है 3, पहाड़ी, पूर्वोत्तर व द्वीप क्षेत्र है उसके लिए भारत में दूरसंचार विकास योजना को शुरू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन C। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन,
टेस्ला निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? कई बार है आपसे है इनकी जो मात्रक है राशि है वो पूछ ली जाती है। तो टेस्ला है वो किससे संबंधित है? वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक क्या है? टेस्ला है। तो आपको ये याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। परानुकंपित तंत्र पाचन क्रिया की क्रियाशीलता को किस प्रकार प्रभावित करता है? क्रियाशीलता बढ़ती है, क्रियाशीलता घटती है, क्रियाशीलता स्थिर रहती है या फिर अनिश्चित? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, क्रियाशीलता बढ़ती है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर है वो किसके द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, ट्राइकोफाइटोन के द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, राइनो वायरस के द्वारा? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा है मनुष्य में टाइफाइड है वो फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। वह निकाय जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान हो कहलाता है खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय और उपरोक्त सभी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वो क्या कहलाता है? खुला निकाय कहलाता है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड? ये बिल्कुल सही है। और मैंने पीछे एक क्वेश्चन में आपको बताया था, जो कथन वाले थे, इसमें बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय वर्षा के लिए होते हैं क्योंकि वो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारत नेट परियोजना निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए, किसानों को हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को मुफ्त वाईफाई के लिए और उपयुक्त में से सभी? तो जो भारत नेट परियोजना है उसमें राइट आंसर ऑप्शन है ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड है उसकी कनेक्टिविटी के लिए है भारत नेट परियोजना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जीन बैंक और बीज बैंक? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी है? ट्रोक्लियर, वेगस, एब्यूसेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है फर्स्ट, ट्रोक्लियर, सबसे छोटी तंत्रिका। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में के बुके स्टेज यानी गुलदस्ता अवस्था किसे कहा जाता है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट, लिप्टोटीन है उसको बुके स्टेज है वो कहा जाता है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि के हार्मोन है वो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं? थायराइड, वृषण, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन है वो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। जल प्रदूषण की जांच की जाती है BOD द्वारा यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा, NAQI द्वारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के द्वारा या फिर जल विभाग द्वारा? तो जल प्रदूषण की जांच है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा है ये जल प्रदूषण की जांच की जाती है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विभाजन में युग्मक आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं? समसूत्री, अर्धसूत्री, एकल कोशिका विभाजन और असूत्री विभाजन? तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्री में। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, हैग, जिनेवा और दुबई? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिनेवा। अगला क्वेश्चन। रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अगला और इस क्वेश्चन का हमारा, इस टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन। KMnO4 का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में, उर्वरक के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में और रोगाणुनाशी के रूप में? तो राइट आंसर ऑप्शन डी,
KMnO4 का यूज है वो रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको 34 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर आपको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि सबसे ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आ पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।